भाई एम्स 16 तारीख को उसका शिलान्यास का पत्थर रखा जाएगा। और ये तो भाई आपसे ये निवेदन है कि 16 तारीख को 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच आप लोग अपने अपने साधन लेकर के और पूरी तादाद के अंदर जा करके और माजरा के अंदर जहाँ पर ये एम्स की चारदीवारी बनने लग रही है उसके भीतर घुस जाइयो और वहां जाकर के जब वो हेलीकॉप्टर से दिखाई दे तो नू दिखाई दे कि पब्लिक ही पब्लिक। हरियाणा के अंदर कोई ऐसा सौभाग्यशाली होगा जिसको जनता का समर्थन 47 साल बाकायदा बराबर तौर के ऊपर मिलता रहा। और इन दिनों के अंदर मैंने महसूस किया कि पहले तो लोग जब शुरू के अंदर मैं इलेक्शन लड़ा करता था मेरे को आशीर्वाद देते थे, बुजुर्ग बैठा पहलवान ऐसे, और अब मेरे से आशीर्वाद लेते। अगर ये थोड़ा सा फासला बन भी गया था तो मैं ये आज के दिन महसूस कर रहा हूं कि उसकी प्राप्ति पूरी आरती ने कर दी है। मिलने में संकोच अगर करते थे तो आरती के माध्यम से मेरे को भी वो बात पहुंचा देते हैं और आरती को भी आप लोगों ने अपनाया, इसका भी मैं आपका मैं धन्यवाद। गांगली से मैं आने लग रहा था, दिल्ली से आने लग रहा था और मैं यूं सोचूं कि मेरी जमीन कहां से, मैं अपनी जमीन नहीं पहचान पाया क्योंकि हाईवे बनने लग गया था वहां। अच्छा, तो हमने 13 के अंदर ये फैसला लिया, इंसाफ मंच जब हमने खड़ा किया था लोगों के सहयोग से ये सोची थी कि हरियाणा के अंदर हम इंसाफ दिलवाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री दावेदार नियुक्त करने से पहले मेरी और उनकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इंद्रजीत सिंह तू क्यों खामखा अपनी ढपली और अपना राज अलग से बजाता डोल रहा है। मैं जिस दिन से इलेक्शन लड़ा हूं आज तक मैं ये कह सकता हूं कि 36 बिरादरियों का साथ मुझे मिलता आया है। तो जब मैं पलवल होटल जाया करता था या करनाल पानीपत जाया करता था या अम्बाला जाया करता था या हिसार जाया करता था, वहां पर भी लोग मेरे को अपनाते थे चाहे वो किसी भी बिरादरी के हो। कि भाई सामूहिक काम के अंदर तो इंद्रजीत ने काम करवा दिया, मोदी सरकार ने काम करवा दिया, लेकिन हमारा वो छोरो तो नहीं लगा। हमारी सरकार का योजना पर लोग बनाएंगे और मेरे को उम्मीद है कि हमारी सरकार को और बीजेपी सरकार को बनाएंगे तो हम जापान को लांग करके 3रे स्थान के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये भी हिंदी में भाषण देना पड़ गया, कभी जैसा भी पढ़ लेता हूं मैं। तो वो कहता है कि सहज पके सो मीठा हो। जो हमने ये मशक्कत 8-10 साल की करी है इसका फायदा जो मिलेगा वो सहज तो मिला है लेकिन होगा पक्के तौर के ऊपर इसका फायदा हमारे आने वाली नस्लों के लिए। 25 तारीख को जो आने वाली फरवरी की 25 तारीख है उसके अंदर अनेक और जगहों के ऊपर भी एम्स का शिलान्यास होगा या उद्घाटन होगा। कैसे होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। और रेवाड़ी का काम कैसे होगा? खुद प्रधानमंत्री मौजूद हेलीकॉप्टर से आकर के करेंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के जन्मदिवस समारोह और इस समारोह में छुपी राजनीति की। हम आपको सभी बातों से अवगत कराते चल रहे हैं। इस बीच आप अपनी स्क्रीन पर जन्मदिन के मौके पर उनके रामपुरा स्थित आवास पर जुटी समर्थकों की भारी भीड़ को देख सकते हैं। भीड़ के उत्साह को देखकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी खुद को नगाड़ा बजाने से नहीं रोक पाए, लेकिन सबसे अहम रहा उनका किसी रैली की तरह दिया गया भाषण। अपने 74वें जन्मदिन पर राव इंद्रजीत सिंह आत्मविश्वास से लबरेज थे। लंबे समय बाद रामपुरा स्थित आवास पर जन्मदिन की रौनक कुछ ज्यादा थी। राव ने किसी रैली की तरह लंबा भाषण दिया और बड़े सुलझे हुए अंदाज में लोगों के बीच अपनी बेटी आरती राव की स्वीकार्यता बढ़ाने की फिर से पैरवी की। आरती को आगे करके पिछले 47 वर्षों से अपने परिवार को मिल रहे प्यार पर कृतज्ञता भी जताई, लोगों का धन्यवाद भी दिया। राव इंद्रजीत 3 मुद्दों पर खुलकर बोले। गुड़गांव लोकसभा में शामिल रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में बनने वाले एम्स को लेकर उनके चेहरे पर चमक थी, उत्साह था।
प्रधानमंत्री मोदी के 16 फरवरी को माजरा पहुंचने की खुशी थी। एम्स के शिलान्यास में हुई देरी का जवाब यह कहकर दिया कि सहज पके सो मीठा होए। उनके चेहरे पर इस बात की खुशी थी, संतोष था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद माजरा गांव में पहुंचकर इस एम्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं। राव यही चाहते थे। राव के विरोधी ऐसा नहीं चाहते थे। यही राजनीतिक गणित था। नरेंद्र मोदी खुद माजरा में पहुंचकर इस एम्स का शिलान्यास करने आ रहे हैं। साथ ही राव यह बताना नहीं भूले कि देश के अन्य हिस्सों में बनने वाले एम्स व कुछ अन्य परियोजनाओं का 25 फरवरी को पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से भी शिलान्यास करेंगे। राव इंद्रजीत ने अपने उन विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया जो उनके विभागों को कमजोर मानते हैं। सबसे बड़ी राज की बात राव ने यह कही कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के कहने से ही इंसाफ मंच को राजनीतिक दल में नहीं बदला। राव ने कहा कि कांग्रेस से अलग होने से पूर्व उन्होंने भविष्य की राजनीति करने के लिए इंसाफ मंच का गठन किया था। वह इस मंच को आगे बढ़ाना चाहते थे, परंतु नरेंद्र भाई मोदी ने उनसे कहा कि इंसाफ के लिए अलग ढपली बजाने की जरूरत नहीं है। राव की बातों को विस्तार से सुनने के लिए उनका विस्तृत भाषण आप सुन सकते हैं। 74 साल का हो गया तो मैं लिख करके लाया हूं कि याद रहे। और इन 74 साल के अंदर 47 साल ऐसे जिसमें मैंने राजनीतिक सफर नापा है, और शायद ही हरियाणा के अंदर कोई ऐसा सौभाग्यशाली होगा जिसको जनता का समर्थन 47 साल बाकायदा बराबर तौर के ऊपर मिलता रहा। और आज 4 बार एमएलए और 5 बार एमपी बनने के बाद आज भी जो मेरे पास 74 साल होने के बावजूद लोग आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि मैं सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हरियाणा का राजनेता हूं। और इस 47 साल के राजनीतिक सफर के अंदर हमने हार भी देखी है, हमने जीत भी देखी है, हमने ईर्ष्या भी लोगों की देखी है, हमने निराशा भी देखी है, लेकिन सबको लांघ करके और आज के दिन भी आप लोग मेरे साथ हो और मैं आपके साथ हूं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग मेरे साथ शुरुआत के अंदर जुड़े थे, उम्र का तकाजा उनके चेहरों के ऊपर नजर आने लगा है, मेरे चेहरे पे भी और मेरे सर के ऊपर भी आने लगा है। लेकिन जो भी मेरे साथ जब जुड़ा था आज भी मेरे साथ है। इस चीज का फख्र आपको भी होना चाहिए और मेरे को भी होना चाहिए कि जो मेरे साथ जुड़ा सो आज भी है, और कारवां बढ़ता गया और नए लोग जुड़ते रहे और आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा साहब। और इन दिनों के अंदर मैंने महसूस किया कि पहले तो लोग जब शुरू के अंदर मैं इलेक्शन लड़ा करता था मेरे को आशीर्वाद देते थे, बुझो बैठा पहलवान ऐसे, और अब मेरे से आशीर्वाद लेते। और थोड़ा सा संकोच अगर है तो जवान पीढ़ी के लोगों को होना शुरू हो गया कि भाई इस बुड्ढे के साथ किस तरह से हम बर्ताव करें, किस तरह से इसको मिले। बुड्ढा नहीं नेताजी, जवान हो भी, और भी जवान हो गए। ये जो फासला जवानी जनरेशन गैप और उम्र के बीच के अंदर अगर बन भी गया था, हो सकता है महसूस मैं गलत कर रहा हूं जैसे आप लोग कह रहे हो, अगर ये थोड़ा सा फासला बन भी गया था तो मैं ये आज के दिन महसूस कर रहा हूं कि उसकी प्राप्ति पूरी आरती ने कर दी है। मिलने में संकोच अगर करते थे तो आरती के माध्यम से मेरे को भी वो बात पहुंचा देते हैं, और आरती को भी आप लोगों ने अपनाया, इसका भी मैं आपका मैं धन्यवाद।
और इन 45-47 साल के अंदर मेरा यह मानना है कि सबसे ज्यादा नेक कदम इलाके के लिए अगर हमने उठाया था तो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने का फैसला उठाया था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होने का। और मैं क्यों कहता हूं, आप भी क्यों कहते हो, भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोग सारे देश में क्यों जुड़ रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, देश भर में हुआ है, हमारे भी हुआ है, उतना पहले कभी एक दशक के अंदर कभी नहीं, कम से कम मेरे सामने तो हुआ नहीं। और देखो, जहां देखो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर देखो किस तरह से विस्तार हो रहा है, रेल नई किस तरह से चलने लग रही है, रेलवे स्टेशन किस तरह से सौंदर्यीकरण होने लग रहे हैं, किस तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन होने लग रही है, और किस तरह से हमारे पटौदी के भी साथी आए हुए हैं, ये डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर ये तकरीबन खत्म होने जा रहा है। तो जिन लोगों की जमीन पड़ती थी, जिन लोगों को नौकरी की आवश्यकता थी, जहां जहां डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर पहुंच रहा है, चाहे वो मेवात की तरफ से पहुंच रहा हो, चाहे वो नारनौल तक पहुंच रहा हो, चाहे वो दिल्ली या पटौदी की तरफ से पहुंच रहा हो, वहां पर लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने गोडाउन बना लिए, किसी ने उन गोडाउन के अंदर नौकरी प्राप्त कर ली, और किसी ने वहां पर अगर इंडस्ट्री लगी है तो इंडस्ट्री के अंदर अपना बच्चा नौकरी के लिए लगा दिया। ये तो मैं कह रहा हूँ डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की बात, और साथ साथ रेल के साथ साथ आपने देखा किस तरह से हाईवे में तो ये खुद ही नहीं पहचान होता कि मैं 45 साल से इन सड़कों के ऊपर गुजर रहा हूं। और अभी ओम प्रकाश जी यहाँ पर नारनौल के थे, जब मैं नारनौल जाता हूं तो मुझे ये नहीं मालूम होता कि कौन से गांव से गुजर रहा हूं, और दिल्ली से यहाँ आता हूं तो मुझे नहीं मालूम कि कौन से रास्ते से गुजर रहा हूं। अगर पटौदी का नया रास्ते से आए तो मुझे तो पिछले दिनों के अंदर गांगली में मेरी जमीन है, गांगली से मैं आने लग रहा था, दिल्ली से आने लग रहा था, और मैं ये सोचूं कि मेरी जमीन कहां से, मैं अपनी जमीन नहीं पहचान पाया क्योंकि हाईवे बनने लग गया था वहां। 2013 के अंदर या 2013 से पहले कांग्रेस छोड़ने का निर्णय ले लिया था, सबको पता है, हमने अच्छा, तो हमने 13 के अंदर ये फैसला लिया, इंसाफ मंच जब हमने खड़ा किया था, लोगों के सहयोग से ये सोची थी कि हरियाणा के अंदर हम इंसाफ दिलवाएंगे, इस क्षेत्र को खास तौर पे इंसाफ दिलाएंगे जिसकी वोट सरकारें लेती आई थी, और वोट लेने के बाद हमारे को नजरअंदाज करती आई थी। तो इसलिए हमने इंसाफ मंच बनाया, क्योंकि पब्लिक का भी यही मान था कि हमारे को अकेले चलना चाहिए। लेकिन 13 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त पार्टी ने प्रधानमंत्री दावेदार नियुक्त करने से पहले मेरी और उनकी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई इंद्रजीत सिंह, तू क्यों खामखा अपनी डपली और अपना राज अलग से बजाता डोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता। और मैं कहता हूं मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया फैसला, मेरे लिए नहीं क्योंकि मैं तो मंत्री बढ़िया कोई बात नहीं, इलाके के लिए भी, देश के लिए सबसे बढ़िया वाजिब फैसला हमारी राजनीतिक जिंदगी का ये था कि नरेंद्र भाई मोदी को हमने सपोर्ट कर दिया, वो प्रधानमंत्री बन गए। उनके मंत्रियों ने, अनेक मंत्रियों ने गडकरी समेत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रेलवे के ऊपर काम करना शुरू किया, और आज के दिन भारत एक विकसित देश होने की कगार के ऊपर है या रास्ते के ऊपर है। और कई बार लोग कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह मंत्री तो बना दिया मोदी ने, इसका महकमा क्या है ये नहीं पता, कहते हैं ना लोग, खास तौर पे हमारे
कांग्रेस के पुराने बुद्धिजीवी। भाई प्लानिंग की अगर नहीं होती, बिना प्लानिंग कोई आर्किटेक्ट के पास जाता है घर बनाने के लिए नहीं जाता? तो प्लानिंग के बिना कौन सा महकमा काम करता है मुझे ये बताओ। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा, चाहे रेल का हो, सड़क का हो, हेल्थ का हो, तो ये प्लानिंग के माध्यम से गुजर करके मोदी तक रिपोर्ट जाती है और उसके बाद उसके ऊपर अमल होता है। तो प्लानिंग करने की योजना के अंदर मैं बैठा हूं। और आज के दिन जब मैं ये कहता हूं, मुझे इस बात का भी फक्र साथ साथ रहा है कि कोई कहता है कि इंद्रजीत सिंह हीरो का नेता है, कोई कहता है कि इंद्रजीत सिंह दक्षिणी हरियाणा का नेता है। मैं जिस दिन से इलेक्शन लड़ा हूं आज तक मैं ये कह सकता हूं कि 36 बिरादरियों का साथ मुझे मिलता आया है। और केवल दक्षिणी हरियाणा तक सीमित नहीं, मैं जब इंसाफ मंच चलाया करता था, तो जब मैं पलवल होटल जाया करता था या करनाल पानीपत जाया करता था या अंबाला जाया करता था या हिसार जाया करता था, वहां पर भी लोग मेरे को अपनाते थे, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हो। और आज हम सबको इसी बात के अंदर सोचना है कि हमारा देश कहां गुजर रहा है। एक चीज हो सकता है कि नौजवान लोग यूं कहे कि भाई सामूहिक काम के अंदर तो इंद्रजीत ने काम करवा दिया, मोदी सरकार ने काम करवा दिया, लेकिन मारा वो छोरो तो नहीं लाते। और मुझे ये बात भी याद है कि जब मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर हरियाणा के अंदर हुआ करता था, 300 350 हो सकता है ज्यादा लड़के मैंने अपने जाटू साना क्षेत्र बोले थे उस टाइम, उसके अंदर उनको नियुक्ति कर दी। अभी भी बन गया, फॉरेस्ट बन गया, कोई फॉरेस्टर बन गया, कोई रेंजर बन गया, रिटायर हो गया। और जब उसके बाद मैं जाया करता था गांव के अंदर, तो मैं सोचा था कि मेरे को तो गांव वाले सारे समर्थन दे देंगे, और जब मैं मांगा करता वोट तो यूं वहीं से ले लेगा कि तुम्हें चुरू लगाएगा। और मैं हारा, मैं इलेक्शन में हारा था। हरियाणा सरकार ने एक नेक कदम अपनी तरफ से उठाया, जिसको भी मेरी भी सहमति थी कि जो इंडस्ट्री हमारे यहाँ लग रही है उसके अंदर लोकल बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक लॉ पास कर दिया, कानून पास कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट में अड़ंगी दिक्कत हो रही है। आज के दिन वो लॉ चैलेंज है हाई कोर्ट में, क्या उसका नतीजा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जो लोग यूं कहा करते थे उनका मुंह बंद करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से रोजगार मेले 1 साल के अंदर लगातार लगते हैं। 4 में तो मैं भी हिस्सेदार बनकर के आया हूं, कभी अम्बाड़ा कभी कहीं और जाकर के, और उसके अंदर 10 लाख बालक देश की सर्विस के अंदर, सेंट्रल सर्विसेज के अंदर लगाए गए 1 साल के भीतर। और जो प्राइवेट लगे वो अलग, जो स्टेट्स के माध्यम से लगे वो अलग बात है, लेकिन लोग प्रोपेगेंडा तो करते हैं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, भाई हमारे को मोदी को फिर बनाना चाहिए। बिल्कुल। राम साहब जिंदाबाद, राम इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, आगे बढ़ो, जिस टाइम के ऊपर मैं कांग्रेस के अंदर था, पी चिदम्बरम साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो भाषण दे रहे थे बजट के ऊपर, और मुझे आज भी याद है वो यूं कह रहे थे कि हमारा देश आज के दिन 13वीं स्थिति पे है, 13वां नंबर जीडीपी के अंदर, यानी मुल्कों के अंदर, विश्व के मुल्कों के अंदर हमारी हैसियत 13वें दर्जे पे थी इकोनॉमी के हिसाब से। और वो यूं कह रहे थे कि 30 साल लगेंगे, 30 ईयर, हमारे को 5वें स्थान के ऊपर पहुंचने के लिए अभी हमारे को 30 साल मशक्कत करनी पड़ेगी, जब जाकर के हम 5वें स्थान के ऊपर पहुंचे। मेरे याद आपको बता रहा हूं। और आज
केवल 10 बरस के अंदर 13वीं से आज कहाँ पोजीशन है हमारी? 5वीं स्टेशन नहीं, 4थी स्टेशन सिचुएशन पे है। परचेसिंग पावर पैरिटी को अगर दिखाया जाए तो 10 साल के अंदर हम 11-13 से लांग करके आते आते चौथे या 5वें स्थान पे, चलो चौथे आपकी मान ली 5वें स्थान, चौथे पहुंच जाएंगे सब। चौथे 5वें स्थान के ऊपर पहुंच गए तो कौन है हमारे आगे? अमेरिका है, जापान है, चाइना है, तो इंडिया है। और आने वाले 25 से लेकर के 30 साल की, मतलब 2025 से लेकर के 2030 तक जो नया हमारी सरकार का योजना पर लोग बनाएंगे, और मेरे को उम्मीद है कि हमारी सरकार को और बीजेपी सरकार को बनाएंगे, तो हम जापान को लांग करके 3रे स्थान के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये भी निश्चित है। और ये मैं हवाबाजी नहीं कर रहा, आप जानते हो मैं हवाबाजी नहीं करता। आज कई बार तो मन में आती है कि ये बड़े सस्ते में हवाबाजी एक बार कर लो, लोग पसंद कर लेंगे, तेरे को जिता देंगे, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप तो बार बार चढ़ाई है ना मेरी हांडी। तो मैं हवाबाजी नहीं कर रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो ये कोविड है, कोविड के अंदर त्राई मच गई सारे विश्व के अंदर, कोई रो रहा ही नहीं, हमारे देश के अंदर ही मच गई, हमारे गांव तक भी मच गई। और हमने टीका लगाया, 80 करोड़ अपने लोगों को लगाया, और जहां पर लोग त्राई हमारे से भी ज्यादा कर रहे थे वहां पर भी हमने मुफ्त के अंदर टीका भेजा। हमारी साख बढ़ गई कि भी देश के अंदर तो यह काम हो रहा है, कुछ ना कुछ तो बढ़िया हेल्थ के विषय के अंदर। और जब कोविड समाप्त हुआ, 21 में हुआ या 22 में हुआ, तो जो हमारे ऊपर राज करके जो साम्राज्य किया करते थे वो मुल्क लोग, उनकी सालाना दर बढ़त कितनी थी? सोचो, यहाँ पे अर्थशास्त्री बैठे होंगे, 2%, 2.5%, 3%। अमेरिका की भी 2% तक सीमित रह गई। चाइना जहां से ये पैदा हुआ था उसकी 3.5% तक रह गई, और हिंदुस्तान की 6% लग गई, 6.8। तो आज के दिन जो पिछले दिनों के अंदर हुआ था, सो आज के दिन भी हो रहा। हमारी विश्व के अंदर लार्ज इकोनॉमीज के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कोई दो राय नहीं। और वो कौन कर रहा है? हम लोग, आप लोग मिलकर के कर रहे हैं। तो अकेले बंदे से नहीं होती है, सारे देश इकट्ठा होकर के ये प्रयास कर रहा है जो हम आगे 3रे स्थान के ऊपर पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम हवाबाजी नहीं कर रहे, वास्तविकता बोल रहे हैं। और भाई ज्यादा लंबा चौड़ा तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन पिछले दिनों के अंदर हमको एक और सौगात मिलने की उम्मीद जगी थी, और उसके बाद बराबर बड़ी मैच लगाई गई, पानी फेरता गया, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, हमारी सरकार आएगी सो हम करेंगे। भाई एम्स 16 तारीख को उसका शिलान्यास का पत्थर रखा जाएगा, और जो अब तो मेरे को हिंदी में ही भाषण देना पड़ गया, कभी जैसा भी पढ़ लेता हूं मैं, तो वो कहता है कि सहज पके सो मीठा हो। जो हमने ये मशक्कत 8-10 साल की करी है, इसका फायदा जो मिलेगा वो सहज तो मिला है, लेकिन होगा पक्के तौर के ऊपर इसका फायदा हमारे आने वाली नस्लों के लिए। और जब एक और चीज बता देता हूँ, वो मतलब आप लोगों को कोई और नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। 22 एम्स देश के अंदर बड़े, 22 हमारा 22वां लास्ट, और कुछ का तो उद्घाटन हो गया, कुछ का तो शिलान्यास हो गया, कुछ का शिलान्यास बाकी है। कल एक एम्स गुजरात के अंदर हुआ जिसका शिलान्यास हुआ। कैसे हुआ? वीडियो कॉन्फ्रेंस। ये हमारे नए जीवन बच्चे बड़ी अच्छे, मतलब
टेलीफोन के ऊपर भी ये सब कुछ कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गुजरात के अंदर एम्स का शिलान्यास या उद्घाटन हुआ, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन कल हुआ, परसों हुआ। 25 तारीख को, जो आने वाली फरवरी की 25 तारीख है, उसके अंदर अनेक और जगहों के ऊपर भी एम्स का शिलान्यास होगा या उद्घाटन होगा। और रेवाड़ी का काम कैसे होगा? खुद प्रधानमंत्री मौजूद हेलीकॉप्टर से आकर के करेंगे। ये सोचने वाले कि कोई संकेत देना मतलब मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो अगर वो खुद लेके आ रहे हैं अपने हेलीकॉप्टर को, और हो सकता है कि गुड़गांव का वो 5.5 हजार करोड़ का जो डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं, जसवंत बीच मैं मुद्दे बराबर के हो गए। जो ये मेट्रो रेल का पुराने गुड़गांव को जोड़ने का मामला था, वो 5.5 हजार करोड़ का था। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। हरियाणा वाले बोले कि हम करेंगे, केंद्र वाले बोले कि मंजूर तो हमने किया है, तो तुम अकेले कैसे करोगे? तो उन्होंने एक दोनों को मिलमा कॉर्पोरेशन बना दी, आधी की हरियाणा की और आधी भारत सरकार की कॉर्पोरेशन बना करके, और 5.5 हजार करोड़ का एक ओल्ड गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ने का प्रोग्राम बना दिया। हो सकता है ये भी 16 तारीख को हो जाए। हालांकि हमारा 1200-1300 करोड़ का है, उनका 5.5 हजार करोड़ का है गुड़गांव वालों का। लेकिन हमारा, मेरे नियत के अंदर, मेरी सोच के अंदर आपके लिए और हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है ये बने। तो हम ये सारा चीज करने के उपरांत, मोदी के यहाँ आने के ऊपर, लंबी चौड़ी जो मैंने कहानी रची है वो सुनने के बाद, यहाँ पर लोगों को नहीं पहुंचाएंगे तो हमारी पोल नहीं निकल जाएगी। तो ये सब जगह तो मैं नहीं जा पाऊंगा। जो पहले तुम गांव भी हांट लिया करता था। 210 किला से भरते आना ठाटा। तो ये चीज है, और ये तो शुक्र है कि मैं आप लोगों को इकट्ठे सारे हल्के के लोगों को इकट्ठा करने लग रहा हूँ कि मेरा जन्मदिन पहले पड़ गया, तो जगह जगह जाना पड़ता। तो भाई आपसे ये निवेदन है कि 16 तारीख को 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच आप लोग अपने अपने साधन लेकर के और पूरी तादाद के अंदर जा करके, और माजरा के अंदर जहाँ पर ये एम्स की 4 दीवारी बनने लग रही है उसके भीतर घुस जाइयो, और वहां जाकर के जब वो हेलीकॉप्टर से दिखाई दे तो नू दिखाई दे कि पब्लिक ही पब्लिक होगी, लेकिन वहां पे पब्लिक ही पब्लिक होगी। इस तरह की बात बने तो आगे के लिए संकेत कैसे होंगे? और अगर नहीं दिखाई दी पब्लिक तो कैसे होंगे? ये भी तो ये इसलिए मैं आज अपने जन्मदिन के ऊपर आप लोगों को, आप मेरे को जन्मदिन मुबारकबाद देने आए हैं, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि कृपा करके सारे के सारे मोहल्ले, शहर, गांव, गली, सब जगह से अपने अपने साथियों को लेकर के 16 तारीख को 11 साढ़े 11 के बीच के अंदर माजरा जरूर पहुंचे। धन्यवाद। राव का भाषण सुनकर आप समझ चुके होंगे कि केंद्रीय मंत्री एम्स के शिलान्यास को लेकर कितने उत्साहित हैं और अपने समर्थकों में किस अंदाज में वह जोश भर रहे हैं। राव विरोधी चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माजरा न पहुंचे, लेकिन मोदी माजरा आ रहे हैं। राव की खुशी की वजह भी यही है। आज जन्मदिन पर एक बात यह भी देखने को मिली कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक चेहरे हैं उन सभी में राव इंद्रजीत सिंह के पास पहुंचने की होड़ रही, उनका आशीर्वाद लेने की होड़ रही। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी पहुंचे, राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी नारनौल से रेवाड़ी पहुंचे, गुड़गांव, रेवाड़ी व अन्य जिलों से भी सैकड़ों
राव समर्थक उनका आशीर्वाद लेने के लिए रेवाड़ी पहुंचे। आइए अब 16 फरवरी का इंतजार करते हैं और देखते हैं उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहिरवाल की धरा पर क्या कुछ बोलेंगे, क्या संदेश देंगे। मोदी का भाषण इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने से पूर्व नरेंद्र मोदी की पहली पूर्व सैनिक रैली 2013 में रेवाड़ी में ही हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेवाड़ी प्रेम फिर जागा और 2019 के विधानसभा चुनाव में उनका रेवाड़ी आना हुआ। अब 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी एम्स का तोहफा देने अहिरवाल की सरजमी पर आ रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शिलान्यास समारोह पर मोदी बहुत कुछ कहेंगे। आइए इंतजार करते हैं। धन्यवाद।